हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्रिएटिव्स में। मेरा नाम निखिल कपिल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आज ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये ग्रामर की सीरीज जो आज स्टार्ट की गई है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने इंग्लिश अभी तक थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ी हुई है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने इंग्लिश ढंग से तो पढ़ ली है, लेकिन वो सोचते हैं कि सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगी। ये चीजें बहुत ज्यादा बेसिक है, मगर जरूरी नहीं है कि एक ग्रामर जो पढ़ चुका है बंदा उसको पता होंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ। टॉपिक का नाम हमारा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस है। इस टॉपिक के अंदर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा वर्ब को खत्म करेंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को जानेंगे, और फिर हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इन तीनों चीजों को हम एक या दो लेक्चर में खत्म कर देंगे, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा लेवल हम अप करते चले जाएंगे। आपको धीरे धीरे सारी चीजों को हम समझाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिएगा, हम बेसिकली वर्ब में पढ़ते हैं। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और मेन वर्ब के दो नाम होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल वर्ब और एक होता है लेक्सिकल वर्ब। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, लेक्सिकल वर्ब। फर्दर अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब को हम दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, दो तरीके से बोल सकते हैं। एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। उसी तरीके से इसके जैसे दो टाइप्स होते हैं, साथ ही साथ मेन वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं। इनको भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। इन दोनों को देखेंगे बाद में, पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के ये तीन टाइप्स दिए गए हैं, एक बी, एक हैव और एक डू। इन तीनों का क्या मतलब है, देखिएगा। इन तीनों में जो ये तीन इसके टाइप्स हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के, ये जो तीन टाइप्स हैं इनके अंदर, मतलब जो इनके अंदर आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सभी, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि बी क्या है, यहाँ पर ये बी क्या है, आपने सुना तो होगा, बी बिल्कुल सुना होगा। ये जो बी है, इसके अंदर ये सभी इसके टाइप्स हैं। इसका यूज अभी आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिएगा, इज एम आर, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो इज एम आर तीन है, ये प्रेजेंट के लिए होते हैं, और ये जो वोज वर होते हैं, ये पास्ट के लिए होते हैं, और ये जो तीनों होते हैं ये प्रेजेंट के लिए भी होते हैं और पास्ट के लिए भी होते हैं। ये जो हैज, हैव, ये दोनों तो होते हैं प्रेजेंट के लिए, और ये जो हैड होता है ये पास्ट के लिए होता है। अभी पता चल जाएगा कि प्रेजेंट के लिए कैसे होता है, पास्ट के लिए कैसे होता है, या फिर फ्यूचर के लिए कैसे होता है। और ये जो आपका डू रहता है, ये भी डू और डज, ये दोनों, ये प्रेजेंट के लिए रहते हैं। और ये जो डिड है, ये पास्ट के लिए रहता है। ठीक है, अभी सेंटेंस में पता चल जाएगा कि प्रेजेंट पास्ट में कैसे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब के बारे में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब टोटल 13 टाइप्स की होती हैं। 13 टाइप्स ये सभी लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये टोटल 13 है यहाँ तक। कुछ इनमें पार्शियल मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कुछ इनमें कंप्लीट मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उस चीज को भी जानेंगे। अभी खाली इतना याद रखिएगा कि ये टोटल 13 होती है यहाँ तक। ठीक है, और इनका नाम होता है मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में हम बात करते हैं फाइनाइट के बारे में। फाइनाइट में बेसिकली दो टर्म्स आती हैं, एक आती है ट्रांजिटिव और एक आती है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के बारे में अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं, तो ये अपने साथ में
सेंटेंस जब भी ट्रांजिटिव में बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब में बनेगा, तो वो ऑब्जेक्ट को लेगा। अब ऑब्जेक्ट को कैसे लेगा, ऑब्जेक्ट उसमें कैसे आएगा, वो हम सेंटेंस में अभी देख लेंगे। फिर जो ये ट्रांजिटिव बचता है, इन ट्रांजिटिव बचता है, अगर इसमें ऑब्जेक्ट है तो इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट है, इन ट्रांजिटिव में नहीं है। इसको यहाँ से ट्रिक से आप कर सकते हैं। आप इसमें इन इन जो ये आया हुआ है, ये नो, मतलब नो ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अब अगर नॉन फाइनाइट के बारे में बात करें, इसमें तीन टर्म्स आती हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। देखिएगा, एक छोटी छोटी चीजें मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको थोड़ा डिटेल दे दी जाएगी। इन्फिनेटिव में क्या होता है, याद रखिएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर होता है इन्फिनेटिव का। अभी सिर्फ ये इतना दिमाग में रखिएगा, इतने आप फिर लिख लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा। और जो ये जिरंड होता है, ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी नहीं पता है, जब सेंटेंस बनेगा ये भी उसमें आएगा, ये भी आपको समझ आ जाएगा। जो ये पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल के टोटल तीन तरीकों से पार्टिसिपल हम समझते हैं, पढ़ते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। देखो, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट, फ्यूचर नहीं होता है। जो ये पार्टिसिपल होता है आपका, फ्यूचर में नहीं लिखा हमने, परफेक्ट लिखा है, कभी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सोच लो, ठीक है। तो ये चीज अभी वर्ब के बारे में जो जो हमने देखी है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा अभी बी के बारे में बता देता हूँ सेंटेंस के थ्रू। अगर आपने कभी देखा हो, एक सेंटेंस बहुत ही बेसिक रहता है, जैसे राम इज प्लेइंग चेस। ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इसमें आपका सब्जेक्ट भी आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी आई हुई है, मेन वर्ब भी है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट भी है। अभी आपने नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, लेकिन अभी समझ जाएंगे, ठीक है। अभी सेंटेंस में हम एक चीज देखते हैं सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब आप पहचान गए होंगे शायद, हेल्पिंग वर्ब में मैंने कराया था इज, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है सारा यहाँ तक। तो इससे इधर इधर देखिएगा, इज कहाँ पर आया हुआ है, तो इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का एक टाइप है, और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में भी ये एक बी का टाइप है, तो आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, ये एक बी का टाइप है। और ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का एक टाइप है, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमने इज लिखवाया था, ये हमने इसके बारे में दो चीज जानी। और एक चीज और ये हमें बताता है, जो है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। हम हमने जब ये सेंटेंस पढ़ा, और इसमें हमें एक साउंड आई है कि, जैसे राम चेस खेल रहा है, ये जो है कि वॉइस आई, ये सब किसकी वजह से आई, इसकी वजह से आई। इससे हमें टेंस का भी पता चल गया, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं वर्ब्स के बारे में, तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि वर्ब की फॉर्म्स, और सेकंड थिंग हमारे पास में आती है वर्ब के कुछ पॉइंट्स, जो कि हमें पढ़ने चाहिए, रिमेंबर रखने चाहिए। ये सब अगर हमारे पास में है, हमें पता है, तो वर्ब में शायद बहुत सारी करेक्शंस हैं जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता है, तो वर्ब के साथ में जब भी सेंटेंस हम बनाएंगे तो कुछ मिस्टेक्स हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वर्ब की फॉर्म्स। देखिएगा, वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, कुछ टीचर बता देते हैं कि 3 फॉर्म्स होती हैं, होती 3 ही हैं, लेकिन कुछ जो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको 5 लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहली वर्ब की फॉर्म होती है, और हमेशा याद रखना कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, वो मेन वर्ब की ही फॉर्म होगी। हेल्पिंग वर्ब की कोई फॉर्म नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको लिखवाए थे वे वही होते हैं हेल्पिंग वर्ब, उनमें और कुछ अलग नहीं होता है। मेन वर्ब की फॉर्म्स हो सकती हैं, ये 5 होती हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आएगी, वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, ठीक है।
उसके बाद में ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए होती है। प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, वो दोनों सब्जेक्ट में यूज की जाती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों सब्जेक्टों के लिए यूज की जाती है। और ये याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। अगर ये प्रेजेंट में यूज की गई है तो ये पास्ट में यूज की जाएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज की जाती है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये दोनों सब्जेक्ट में यूज की जाएगी। और ये किस सेंटेंस, आप अगर पूछो कि कौन से टेंस में यूज की जाती है, जैसे प्रेजेंट में, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में नहीं की जाती है, मैं बता रहा हूँ। कभी सोच लो कि यहाँ पर ये फ्यूचर नहीं, ये प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ये फ्यूचर में नहीं, खाली ये तीनों टेंस में यूज की जाएगी। शायद आपने सुना हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट वाली फॉर्म है, ये तीनों टेंस में यूज की जाती है। ठीक है भाई। और सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में यूज की जाएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें होता है सब्जेक्ट हमारा चाहे प्लूरल हो चाहे हम सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज कर रहे हो, ये कंटिन्यूस टेंस में आती है। कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई भी हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, तीनों टेंस के कंटिन्यूस फॉर्म में ये आएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको बोलते हैं हम, वो आईएनजी वाली। ठीक है। उसके बाद में जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में आती है। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर बोला था कि सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, यहां मैं बोल रहा हूं सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वचन सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे किसी का नाम हुआ, या फिर कोई भी ही शी इट दे, ये अगर आपने सुन रखे हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं, ये हुए, ये सिंगुलर होने चाहिए। अब जैसे मैंने बोला ही, ही आपको पता है ये सिंगुलर होता है, लेकिन अगर मैं वही बात करूं दे की, तो ये प्लूरल होता है। बस यही सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है भाई। अब वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, आपने सुना होगा वो वाली सेंस, ता, ती, ते, ये ऐसी ऐसी जो साउंड करती हैं सेंटेंस में, वो एस या फिर ई एस की वजह से आता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में वर्ब के साथ में एस या ई जरूर आएगा। मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बताता हूँ। ही रीड्स बुक्स, या एस को हटा दीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, इस एस को हम हटा देते हैं। ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वह रीड है, क्योंकि वह काम किसका कर रहा है, वह पढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसमें रीड जो है मेन वर्ब है। अगर आप देखें तो इतना भाग याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, एस को हटा दीजिएगा एक सेकंड के लिए। ये जो रीड है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ में मैंने यूज किया है एस या फिर ई एस। यहां पर पढ़िएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ई एस। इसमें ई एस नहीं आएगा, इसमें एस आएगा। ये रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और ये जो हमने एस लगाया, ये रीड्स बन गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मेन वर्ब बन गई। ठीक है भाई। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का एग्जाम्पल है, ये वाला। ठीक है भाई। अगर मैं वर्ब की सभी फॉर्म्स का एक एग्जाम्पल आपको दूं, तो आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एक सेंटेंस बनाते हैं, दे प्ले फुटबॉल। सेंटेंस की इस सेंटेंस की, इस पूरे सेंटेंस की जो जो रिक्वायरमेंट थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, जो जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने वो पूरी कर दिया है। जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट किसने बोला था, हमने दे लगाया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। फिर इसने बोला कि ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में ही है, सिंपल प्रेजेंट में है, प्ले है, ये कोई परफेक्ट का नहीं है या फिर पास्ट का नहीं है, सिंगुलर प्लूरल वर्ब है। देखिएगा यहाँ पर लिखा है कोई भी वर्ब सिंगुलर नहीं होती है, कोई भी वर्ब।
चाहे वो रीड हो या फिर वो टेक हो या फिर वो बात हो या फिर गो हो, कुछ भी हो, कम गो, जो भी है, वो सब सिंगुलर वर्ब नहीं होती है, उनको सिंगुलर बनाना पड़ता है। कोई भी वर्ब, मेन वर्ब कोई भी सिंगुलर नहीं होती है, उनको बनाना पड़ता है सिंगुलर। वो हर एक वर्ब जितनी भी है वो सब प्लुरल होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, प्ले, और एक दिया था रीड, ठीक है। अब जब ये मैंने रीड लिखा तो ये एक प्लुरल वर्ब है, जब मैंने इसके साथ में एस जोड़ा तो ये एक सिंगुलर वर्ब बन गई। इसके साथ में एस जोड़ूंगा तो ये भी एक सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। इसलिए कोई भी वर्ब सिंगुलर नहीं होती है, उसको बनाना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में इसने बोला था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि वर्ब प्लुरल होनी चाहिए, तो इसके साथ में आप देख सकते हैं कोई एस या फिर ई एस नहीं लगा है, ये हमारी प्लुरल वर्ब हो गई, प्लुरल मेन वर्ब हो गई, ठीक है भाई। अब दूसरा देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या फिर आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो, ये दोनों के लिए आएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, पहले सिंगुलर के ऊपर बनाते हैं फिर प्लुरल के ऊपर भी बनाएंगे। ही या फिर शी, इट, कुछ भी आप ले सकते हैं आपके हिसाब से। ही प्लेज, ही, देखिएगा प्ले इसमें मेन वर्ब है। आप याद रखिएगा कि जब भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, पास्ट का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें लास्ट में ईडी या फिर डी लग जाता है, ईडी या फिर डी। जैसे प्ले है, प्ले एक अभी तो प्रेजेंट टेंस में है, ये वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं इसके साथ में ईडी लगाऊं तो ये प्लेड बन गया। अब प्लेड बन गया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म डी या फिर ईडी लगाकर बनाया जाता है और उसको हम पास्ट वर्ब बोलते हैं, पास्ट टेंस की वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैंने ईडी लगाया और मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जो भी वो खेल रहा है, ठीक है। ही प्लेड चेस। अब इसकी जो वॉइस होगी, इसका जो हिंदी में हम इसको बोलेंगे तो वह है उसने चेस खेला, उसने चेस खेला। पास्ट में कोई भी काम किया तो हमने बोला उसने चेस खेला। ये वर्ब पास्ट टेंस की है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक अगर मैं यहीं पर आपको बात करूं इस चीज को प्लुरल के बारे में, तो मैं लिखूंगा दे प्लेड चेस। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है, वर्ब में कोई भी चेंज नहीं किया गया। ईडी था, ईडी है, प्ले था, प्ले है, जो तो यह सबका सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। चेस है वो भी सेम, और सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, वर्ब आपकी सेम रहेगी। ही के साथ प्लेड आया तो दे के साथ भी प्लेड आएगा, शी के साथ भी प्लेड आएगा, वी के साथ भी प्लेड आएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे है, प्लुरल सब्जेक्ट कैसे है, हम याद कैसे रखेंगे किसके साथ में वर्ब जो है प्लुरल आएगी या सिंगुलर आएगी, मैं इस सभी के बाद में आपको वो एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद में एक वर्ब की थर्ड फॉर्म का छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि इसमें बोला गया है वर्ब चाहे सिंगुलर हो या फिर हो प्लुरल, टेंस सब्जेक्ट के हिसाब से कोई वर्ब चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने ही लिखा था, ही हैज प्लेड क्रिकेट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। इसकी वॉइस जो आएगी वह क्रिकेट खेल चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ, जो भी है वो मतलब कोई काम है वो उसने कंप्लीट कर दिया है, इसकी वॉइस इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये जो वर्ब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये मैंने यहाँ पर लिखा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये वर्ब परफेक्ट टेंस की वर्ब है। ये वर्ब एक परफेक्ट टेंस की वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट का कोई भी काम नहीं है। सब्जेक्ट ने सब्जेक्ट भले ही प्लुरल हो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये सब्जेक्ट दे है और ये एक प्लुरल सब्जेक्ट है। इसके साथ में ये जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये चेंज नहीं हो गई। जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि दे हैव
प्लेड फुटबॉल, दे हैव प्लेड फुटबॉल। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये एज इट इज है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है भाई। इसके बाद में अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में बात करें तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी का काम करती है। कंटिन्यूअस टेंस के लिए ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस आपने लिया, इसकी वॉइस होती है कर रहा है या कर रहे हैं, या जो भी है, मतलब कंटिन्यूअस में जो चल रहा है अभी उसके बारे में बात की जाती है इसमें। ठीक है, एक सेंटेंस इसके ऊपर बनाते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। इसकी वॉइस रहा है, रहे हैं, रही हूं, इस तरीके से आती है। इसमें देखेगा सब्जेक्ट मैंने लिखा है, सब्जेक्ट के वजह से सब्जेक्ट चाहे प्लुरल हो चाहे सिंगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी मेन वर्ब के ऊपर। ये प्लेइंग हमारी मेन वर्ब है, इसके ऊपर कोई भी फर्क सब्जेक्ट की वजह से नहीं पड़ा। देखेगा ही है तो भी प्लेइंग है, अगर यहाँ पर दे होता, मैंने यहाँ पर दे लिखा, तो भी ये प्लेइंग ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लुरल आ जाएगी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब लास्ट वर्ब रहती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में जो मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए तभी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का काम है। ठीक है भाई। अब कुछ चीजें जैसे कि कुछ पॉइंट्स है जो कि याद रखने चाहिए। नो वर्ब इज सिंगुलर, ये मैंने आपको बताया था, कोई भी वर्ब सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर नहीं होती है, और सिंगुलर बनाना पड़ता है वर्ब को। वर्ब हमेशा कोई भी वर्ब हो, जितने मैंने वर्ब लिखे हो सभी प्लुरल थी, उनको सिंगुलर बनाया गया था एस या फिर ई एस लगाने के बाद में। उसके बाद में मेन वर्ब के साथ में एस या फिर ई एस लगेगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो हमने देखा था, उनके साथ में एस या फिर ई एस नहीं यूज किए जाते। अगर कोई भी फॉर्म बनानी है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो सब मेन वर्ब की बनेगी, हेल्पिंग वर्ब की नहीं। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन मेन वर्ब होनी चाहिए। नीड है, मगर जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। सेंटेंस में मेन वर्ब जरूरी होनी चाहिए। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, मेन वर्ब नहीं तो सेंटेंस नहीं। यह बात बिल्कुल सच है, मेन वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। भले ही आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिएगा, मेन वर्ब होगी तो ही सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हियर आई हैव रिटन सम सेंटेंसेस। कैसे वर्ब को पहचानेंगे, मेन वर्ब कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, सेंटेंसेस के थ्रू आप ट्राई कीजिएगा इन सभी सेंटेंसेस में पहचानने की कि कौन सी मेन वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। पीछे 14 सेंटेंसेस है, ट्राई कीजिएगा। अगर होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो अगर जब हम समझाएंगे तो और भी अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन सेंटेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। ठीक है, देखिएगा मैंने आपको बताया था सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होनी जरूरी नहीं है, मेन वर्ब जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं हम, राम बीट्स मोहन। राम मोहन को क्या करता है, आप थोड़ा सा सोचिएगा, सेंटेंस में वॉइस को समझिएगा सबसे पहले कि राम मोहन को क्या करता है। इसका मतलब बीट का मतलब होता है पीटना, मारना। राम बीट्स मोहन मतलब राम मोहन को पीटता है। अब मैंने लिखा राम मोहन को पीटता है, इसमें मेन वर्ब कौन सी है आप खुद ही सोच कर देखिएगा। मोहन तो किसी का नाम है, ये तो वर्ब नहीं हो सकती, ये तो एक नाउन है। राम भी किसी का नाम है, यह भी एक नाउन होगा। नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं, आपको पता भी होगा। अब बचा क्या इसमें, मेन वर्ब हमको ढूंढनी थी, सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होगी, दोनों नाउन हो गए, बचा क्या, ये बीट्स। अब दिमाग में रखिए कि वो क्या काम कर रहा है। तो मैंने बताया था कि
राम मोहन को पीटता है, वो पीटने का काम कर रहा है तो इसलिए इसमें बीट्स मेन वर्ब हो जाएगी। वह पीटने का काम कर रहा है इसलिए बीट्स मेन वर्ब हो जाएगी। जतिन लाफ्स, जतिन हंसता है। अब जतिन में अगर पूछूं किसी का नाम है तो ये एक नाउन हो गया, नेमिंग वर्ड है। लाफ्स इसमें बचा है तो लाफ डेफिनेटली मेन वर्ब ही होगा, क्योंकि सेंटेंस में बिना वर्ब मेन वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। मीनू प्लेज, मीनू किसी का नाम है, ये एक नाउन हो गया। बचा क्या, प्लेज, खेलती है। प्लेज किसी काम का नाम है, खेलना, तो खेलना मतलब मेन वर्ब हो जाएगी क्योंकि वो खेलने का काम कर रही है। इसमें दीपक वर्क्स हार्ड, देखेगा जो ये दीपक है ये एक नाउन है, वह क्या करता है, वह कठिन कार्य करता है। आप समझ गए होंगे इसमें मेन वर्ब क्या है, क्या करता है, वो कठिन कार्य करता है। इन ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपको ये सारे सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं चिल्ड्रन हैव फुटबॉल, बच्चों के पास में फुटबॉल है। मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी नहीं है तो जब भी ठीक, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेन वर्ब नेसेसरी है, इसके बगैर कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ये जरूरी है। इस सेंटेंस में देखते हैं चिल्ड्रन हैव फुटबॉल। फुटबॉल तो किसी भी काम का नाम फुटबॉल नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि फुटबॉल खेलता है या फुटबॉल उसके पास में है, तो फुटबॉल किसी भी काम का नाम नहीं है, ये फुटबॉल किसी वस्तु का नाम है, तो एक नाउन हो गया। चिल्ड्रन बच्चे, ये कलेक्टिव नाउन है, ये है नाउन ही है, मतलब चिल्ड्रन के बारे में बता रहे हैं, बच्चों के बारे में, ये दोनों नाउन हो गए। अब बचा क्या इन दोनों के बगैर, हैव बचा। अब आपको याद आ रहा होगा कि हैव तो हमने उसमें हेल्पिंग वर्ब में लिखा था। अभी जब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने हैव को, हैव के टाइप में हमने हैव को हेल्पिंग वर्ब बताया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि हैव हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब बनेगा ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है, काम करता भी है। सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस में इज लिखा हुआ है और सेंटेंस बना हुआ है, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिया था, राघव इज नोटी, इज के बगैर यहाँ पर कोई और वर्ब नहीं है, नोटी वर्ब नहीं होता है। नोटी तो उसका एक एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता है वो नोटी है, मतलब शरारती है। ये किसका एडजेक्टिव है, राघव का, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो, उसका स्वभाव बता रहा है कि वो कैसा है। लेकिन अगर इसमें देखो आप तो राघव तो एक नाउन है। बचा क्या हमारे पास में, इज। अब आप बोलोगे कि 99% बच्चे सोच रहे होंगे कि इज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर मैंने जो आपको बताया था आपके वो ध्यान है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी जब हेल्पिंग वर्ब के बगैर अलावा और कोई वर्ब सेंटेंस में नहीं हो। अब इसमें आप देख सकते हैं और कोई तो वर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव लिख दिया हमने, इसको नाउन लिख दिया, बचा क्या, इज। तो जब एक ही वर्ब बची है हमारे पास में सेंटेंस में, तो ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हेल्पिंग वर्ब हो सकती, क्योंकि और कोई वर्ब है ही नहीं जिसको हम मेन वर्ब बना सके। और जबकि सेंटेंस में मेन वर्ब बहुत जरूरी होती है, तो ये मेन वर्ब का काम करेगी। उसी तरीके से ये, इसके अलावा सेंटेंस में कोई और वर्ब हमने यूज नहीं किया है, कोई और वर्ब हमारे पास में नहीं है, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब का काम यहाँ पर ये करेगी। ठीक है, इसके बाद में सेंटेंस सातवां देखते हैं हम, गॉड लव्स हिज डेवटीज। डेवटीज का मतलब भक्त होता है भाई। डेवटीज यहाँ पर एक प्लुरल वर्ड है, ये प्लुरल है। यहाँ पर देखो सेंटेंस में कि वही समझो पहले क्या है, गॉड भगवान, लव्स प्यार करते हैं उनके भक्तों से, उनके भक्तों से भगवान क्या करते हैं, प्यार करते हैं। सेंटेंस अगर आपने समझ लिया हो कि इसमें क्या है, इसकी वॉइस क्या है, तो आप दिमाग में क्वेश्चन लाइएगा कि भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं, लव्स। ये आपका क्या हो गया होगा, मेन वर्ब, बिल्कुल मेन वर्ब हो गया होगा, क्योंकि लव्स को, एक मिनट लव्स को छोड़िएगा, आप इन इस सेंटेंस को देखेगा, एक मिनट लव्स को मैं मिटा देता हूँ, आप इस सेंटेंस को देखेगा, गॉड हिज डेवटीज। डेवटीज तो कोई वर्ब होती ही नहीं है भाई, डेवटीज तो एक नाउन हो गया, ये तो भक्त हो गया, इसका मतलब तो भक्त हो गया, वर्ब नहीं है। गॉड भगवान, ये भी एक नाउन हो गया। हिज तो कोई नाउन होता ही नहीं है, तो प्रोनाउन होता है, ये नाउन प्रोनाउन होता है, ये नाउन होता है, ये नाउन होता है, ये कोई वर्ब नहीं होती।
इसको याद रखेगा, ये प्रोनाउन होता है, वर्ब नहीं है। बचा हमारे पास क्या, लव्स। और सेंटेंस में मैंने बताया था कि मेन वर्ब होना जरूरी है, एक न एक तो वर्ब होगी, तो ये मेन वर्ब होगी। अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है और कोई वर्ब नहीं दी गई है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, वो आपकी मेन वर्ब ही होगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेंटेंस 8 देखते हैं हम। शी इज लकी, वह लकी है। अब इस सेंटेंस में देखेगा, शी तो एक नाउन हो गया, लकी वो भाग्यशाली है, उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है भाई। अब हमारे पास में इज बचता है और इस इज को हम मेन वर्ब बोलेंगे। यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई और सेंटेंस में वर्ब नहीं है और मेन वर्ब का होना जरूरी है, इसलिए बचती क्या है, एक वर्ब, यही मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है भाई। अब इसके बाद में देखते हैं, सेंटेंस में वी आर इंटेलिजेंट बोला गया है। वी एक नाउन है, हम। इंटेलिजेंट नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन की विशेषताओं को बताने वाले वर्ड्स मैंने क्या बोला था, एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। अब हमारे पास में बचता है कौन, हमारे पास में आर बचता है। आर हमारी वर्ब होगी, और वर्ब भी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब हमारी आर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है। वी मतलब नाउन, हैव हमारे पास में मतलब है, बुक्स मतलब ये भी एक नाउन हो जाएगा। ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, इतनी इंफॉर्मेशन आपको लेने की कोई अभी नीड नहीं है, जब नाउन को पढ़ेंगे तब इसके बारे में जान लेंगे। अभी सिर्फ ये नाउन है, इतना याद रखें, क्योंकि एक वस्तु का नाम है। हैव हमारे पास में बचता है, जो कि एक मेन वर्ब हो जाएगी, क्योंकि सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, ठीक है भाई। शुभम इज वाइज, शुभम बुद्धिमान है। देखेगा सेंटेंस में, शुभम बुद्धिमान है, शुभम एक किसी लड़के का नाम है, तो ये एक नाउन है। वाइज नाउन की विशेषता बता रहा है, मतलब शुभम की विशेषता बता रहा है, जो कि बुद्धिमान है, ये एक एडजेक्टिव है। हमारे पास में बचा है इज, तो ये मेन वर्ब है। ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है। ही कौन है, एक बंदा है जिसको हम नाउन बोलेंगे। सिंगिंग, सिंगिंग वो क्या कर रहा है, आप ये समझिएगा अपने दिमाग में, इसको कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव मत समझिएगा। ही इज सिंगिंग, देखिएगा गाना, मैंने आपको बताया गाना गाने को भी मेन वर्ब कहते हैं, गाना गाने के काम करने को भी मेन वर्ब कहते हैं। अगर वो गाने का काम कर रहा है, गाना गाने का काम कर रहा है, ये एक मेन वर्ब है। खाने का काम कर रहा है, एक मेन वर्ब है। नाचने का, खेलने का, कूदने का, हंसने का, बोलने का, जो भी काम वो करेगा, बस इतना याद रखिएगा कि किसी भी काम को करना मेन वर्ब के अंदर आता है, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। सिंगिंग, वह गा रहा है, ये मेन वर्ब हो गई, वो गाने का काम कर रहा है। सोचिएगा कि किस चीज का काम कर रहा है, वही हमारा मेन वर्ब होगा। हमारे पास में अब इज बचता है, ये मेन वर्ब नहीं होगा, याद रखिएगा, ये मेन वर्ब अब नहीं होगा। इसलिए मेन वर्ब नहीं होगा क्योंकि हमारे पास में सेंटेंस में मेन वर्ब ऑलरेडी है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। सेंटेंस में बगैर हेल्पिंग वर्ब के काम चल सकता है, बगैर मेन वर्ब के नहीं चल सकता है, यही चीज हम अभी समझे हैं। अब इसके बाद में देखते हैं, आई एम रीडिंग, नाउन। रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग पढ़ने को भी हम मेन वर्ब कहते हैं, पढ़ने का काम करने को भी हम मुख्य क्रिया कहते हैं, जो कि एक मेन वर्ब के अंदर आ गया। एम हमारे पास में बचता है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंदर पढ़ाया था, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनकी फॉर्म्स हैं। ये हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में काम करेंगी तो उनकी फॉर्म्स ये होंगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, और वो फिफ्थ फॉर्म है, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं मेन वर्ब के तरीके से जब ये काम करेंगी। इन सभी की ये 5 फॉर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर बी, एम या फिर आर है, पास्ट में चाहे ये तीनों कोई सी भी, प्रेजेंट में तीनों में से कोई सी भी आए, पास्ट में जाकर ये वॉज वर ही बननी है, और परफेक्ट में आकर ये बीन बननी है,
उसके बाद में वर्ब की अगर फोर्थ फॉर्म की बात करें, आईएनजी वाली फॉर्म की बात करें, तो ये बीइंग बननी है। उसके बाद में वर्ब की अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करें, एस या फिर ईएस वाली, जब एस या फिर ईएस वाली कोई वर्ब नहीं होगी तो इज वहां पर मेन वर्ब का काम करेगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में। उसके बाद में हैव की बात करें, प्रेजेंट में हैव काम करेगा एज अ मेन वर्ब, और उसके बाद में पास्ट में हैड काम करेगा एज अ मेन वर्ब। उसकी थर्ड फॉर्म हैड, देखिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है हैविंग, ये हैव की फोर्थ फॉर्म है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है सेंटेंस बनाते टाइम, हैविंग कैसे यूज कर रहे हैं, हैविंग कैसे यूज करते हैं, उसको सेंटेंस जब हम करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है हैव की, वो हैज होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या फिर ईएस वाली, लेकिन अगर मेन वर्ब ही कोई ऐसी नहीं है जिसमें हम एस या फिर ईएस लगा सकें तो हम हैज का यूज करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में डू, ये जो डू है इसकी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म डिड, और परफेक्ट फॉर्म डन, फिर उसकी आईएनजी वाली फॉर्म वो होगी डूइंग, और जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो होगी डज, ठीक है भाई। इन सभी के ऊपर सेंटेंसेस भी बनाएंगे और इन सभी को थोड़ी सी डिटेल में समझेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं हम ऑब्जेक्ट को आप सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब समझते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान पाएंगे आप लोग, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों का होगा, या तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर आपके प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तीसरे किसी भी वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, आप इस चीज को जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब का ऑब्जेक्ट कैसे होगा और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होगा। देखिएगा, जब भी सेंटेंस में कोई वर्ब होगी, वर्ब तो होगी ही होगी, ये तो बात पक्की है। जब भी सेंटेंस में आपको वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा, देखिएगा ये एक मैं पहले ही सेंटेंस लिख देता हूं, राम किल्ड रावण, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है। अब इस सेंटेंस में आप कैसे पहचानेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिएगा मैंने यहां पर लिखा है रिप्लाई ऑफ व्हाट या फिर हुम। अब इस चीज का क्या मतलब है, सबसे पहले तो रिप्लाई का मतलब होता है जवाब, किसी चीज का जवाब देना, रिप्लाई ऑफ का मतलब होता है, ठीक है। अब व्हाट का मतलब तो आपको पता ही है क्या, और हुम का मतलब किसको, किसको या फिर किसे, ठीक है। देखेगा वर्ब का मैंने एक सेंटेंस लिखा है, किल्ड इसमें वर्ब है, मेन वर्ब है, आप समझ ही गए होंगे, किल्ड एक मेन वर्ब है, मैंने लिख दिया। हमने इस सेंटेंस में क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। अब कैसे ढूंढेंगे, मैंने लिखा है वर्ब का जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो आपको दो क्वेश्चन अपने दिमाग में लाने हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर होगा सेंटेंस में जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। देखिएगा किसको, इस सेंटेंस में किसको का जवाब है, इस क्वेश्चन का जवाब है किसको। क्यों, रावण ने, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब अगर आप क्वेश्चन दिमाग में लाते हैं तो क्या तो नहीं आएगा, रावण ने क्या मारा, रावण ने किसको मारा। ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है जो हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। तो मैंने बनाया राम ने किसको मारा, क्योंकि मारना यहाँ पर मेन वर्ब है, और इस वर्ब के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बनाया राम ने किसको मारा। तो जो भी उसका आंसर आएगा, राम ने रावण को मारा, इसका आंसर आया रावण, राम ने रावण को मारा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इजी सी ट्रिक है, ना तो ये समझने में बहुत बड़ी चीज है और ना ये अप्लाई करने में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या के ऊपर, राहुल बीट्स हिज एनिमी। देखिएगा राहुल बीट्स हिज एनिमी, इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में क्वेश्चन या तो आया होगा क्या का या फिर किसको। आप खुद ही सोचेगा कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है, कौन सा ज्यादा सही क्वेश्चन है अगर इस सेंटेंस में आप अप्लाई करने जा रहे हो ये वाली ट्रिक। तो इस सेंटेंस में मैं पूछता हूं आपसे, क्या ये क्वेश्चन अराइज होगा या फिर किसको,
ये अराइज होगा, आप खुद ही सोचिएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में किसको अप्लाई होगा। क्यों? राहुल बीट्स हिज एनिमी, राहुल अपने दुश्मन को पीटता है। अब क्या पीटता है, ये कोई क्वेश्चन सही से मतलब नहीं बन पाया है। अगर क्वेश्चन सही बनेगा तो वो किसको से बनेगा, राहुल किसको पीटता है, वह अपने दुश्मन को पीटता है। अगर ये क्वेश्चन बन गया कि राहुल किसको पीटता है और उसका जवाब आपको मिल गया, तो समझ लीजिएगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूर है। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, एनिमी, क्योंकि वो अपने एनिमी को पीटता है। जब हमने क्वेश्चन दिमाग में सोचा कि राहुल किसको पीटता है, तो दिमाग में एकदम आया कि वो अपने दुश्मन को पीटता है, और दुश्मन कौन है, ये। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था कि क्या पर सेंटेंस बनाएंगे, अब सेंटेंस बनाते हैं हम क्या के ऊपर। राम परचेज्ड अ पेन। इस सेंटेंस के आप हिंदी दिमाग में लाइएगा कि राम ने क्या किया। राम तो आप पहचान गए, राम ने क्या किया, राम ने परचेज किया क्या, एक पेन। सेंटेंस अब सोचिएगा दिमाग में, राम ने परचेज किया, खरीदा। परचेज का मतलब खरीदा होता है भाई, खरीदना। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए खरीदा बोल रहा हूं। ठीक है, राम ने एक पेन खरीदा। अब आपके दिमाग में क्या ये क्वेश्चन आएगा, राम ने किसको खरीदा। ये क्वेश्चन थोड़ा रेलेवेंट नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, राम ने क्या खरीदा, राम ने क्या परचेज किया। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, राम ने क्या खरीदा, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है पेन। राम ने एक पेन खरीदा, जो भी उसने खरीदा वही आपका ऑब्जेक्ट है। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी सी ट्रिक है। और तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ट्रिक यह है कि कोई सेंटेंस में जब भी ऑब्जेक्ट होगा, वह या तो नाउन होगा या फिर वह एक प्रोनाउन होगा। बस ये दो ही चीजें होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट तभी बन पाएगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। नाउन तो आपको पता ही है, किसी व्यक्ति वस्तु भाव को स्थान को हम संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को, भाव या फिर स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। और उसी तरीके से प्रोनाउन होते हैं, जैसे आपका ही, हिज, हिम, हर, दे, मतलब ये प्रोनाउन होते हैं। बस आप थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा और डीप में पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, इस चीज से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी आपने पहचाना है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। ठीक है, अब नाउन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा और। नाउन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग मतलब किसी व्यक्ति का नाम या फिर वस्तु का नाम या स्थान का नाम। ठीक है, लेकिन एक चीज और, आर्टिकल प्लस वर्ड, कोई भी वर्ड और उसके साथ में आर्टिकल होते हैं ए, एन या फिर द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। किसी वर्ड के पहले अगर ये तीनों में से एक भी लगा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि वो एक नाउन है। ठीक है, और एक और मैं इसकी आपको पहचान बताता हूं, वर्ड प्लस एस या फिर ई एस। ये मैं वर्ब नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था वर्ब प्लस एस या फिर ई एस, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ड है। जैसे कि मैंने आपको बोला बॉल मतलब गेंद, तो उसके साथ में मैंने ऐसा लगा दिया, ये प्लूरल बन गया, बॉल से बॉल्स बन गया, एक गेंद से बहुत सारी गेंदें बन गई हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे ईएस है, इसको भी आप किसी वर्ड के साथ अगर लगाते हैं तो उसका प्लूरल बनाते हैं तो वो भी नाउन हो जाएगा, जैसे बॉल्स भी एक नाउन है। ठीक है, जब सेंटेंस बनाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे तो आपके दिमाग में आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, जब सेंटेंस बनाएंगे ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। ठीक है, ज्यादा समझ में आएंगे आपको। ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे होगा।
देखिएगा प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट ढूंढना सबसे ही आसान है, वर्ब से कम 2 गुना आसान है। जैसे कि एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ही गोज टू दिल्ली। क्या आप इस सेंटेंस में कोई, ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए मैंने, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या आप यहाँ पर बना सकते हैं? इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लीजिएगा और यहाँ पर पुटअप करके देखिएगा। ही गोज टू दिल्ली, इसमें ना तो क्या का रिप्लाई आएगा, ना ही किसको का रिप्लाई आएगा। क्या इसमें आप क्या लगा के देखिएगा, ही गोज टू दिल्ली, वह क्या जाता है, ये कोई रिप्लाई नहीं है, गलत है। किसको, ही गोज टू दिल्ली, वह किसको जाता है, बिल्कुल भी नहीं। इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन अराइज होता है इस सेंटेंस में, तो वह कहां से अराइज होता है, वह कहां जाता है, वह दिल्ली जाता है। लेकिन यहाँ पर कहां नहीं है, यहाँ पर या तो क्या है या फिर किसको है। ठीक है भाई। अब मैं आपको बता दूं, अगर इस सेंटेंस में इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? प्रेपोजिशन का जब भी ऑब्जेक्ट आप पहचानते हैं तो प्रेपोजिशन लगी होनी चाहिए, और उसके तुरंत बाद जो भी वर्ड होगा वो 100% ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई, बस इतनी सी बात है। ये आपका प्रेपोजिशन है और ये ऑब्जेक्ट है, इसमें देखना ही नहीं है। अगर देखिएगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रेपोजिशन के बारे में बता देता हूं। जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑनटू, इनटू, ठीक है। ये सब ऑफ भी, जैसे बहुत सारी प्रेपोजिशन है, सारी तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, और जब प्रेपोजिशन टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि प्रेपोजिशन ये सभी होते हैं। ठीक है। अब इनमें से टू भी एक प्रेपोजिशन आप लिख सकते हैं। टू, मैंने टू लगाया है यहाँ पर, इसलिए वहां पर लिखा है। ठीक है, ये टू एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला, तुरंत बाद आने वाला कोई भी वर्ड, चाहे कोई भी हो, उसमें आप नाउन या फिर प्रोनाउन भी मत देखिएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है भाई। अब जब सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई है, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब बनाते हैं मल्टीपल सेंटेंसेस। ओके तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस है, टेक योर टाइम और ट्राई कीजिएगा इन सभी सेंटेंसेस को। जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनसे बाहर कोई भी ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट इनमें नहीं लगने वाला है। आप इन सभी सेंटेंसेस को ट्राई कीजिएगा। 12 सेंटेंसेस है, अगर इनमें से आपने 5 या 6 सेंटेंसेस भी बनाए तो समझ लीजिएगा कि आप ऑन पॉइंट हैं। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने सभी सेंटेंसेस को बनाया होगा, आई होप। ठीक है, अब मैं आपको सोल्व कराता हूँ इन सभी सेंटेंसेस को। इनमें कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कैसे आप पहचान पाएंगे। देखिएगा, गॉड लव्स डेवटीज। डेवटीज का मतलब होता है भक्त। हालांकि यहाँ पर मीनिंग की कोई भी नीड नहीं थी, क्योंकि सेंटेंसेस आप ऐसे ही बना सकते थे। गॉड लव्स डेवटीज, भगवान भक्तों को प्यार करते हैं। अब बात आई है, भगवान भक्तों को प्यार करते हैं, तो भगवान किसको प्यार करते हैं? तो भक्तों को भगवान प्यार करते हैं, ये ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंसेस में क्वेश्चन बना है किसको। ठीक है, मैंने आपको जो 2 क्वेश्चन लिखवाए थे ना, क्या या फिर किसको, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो क्या या फिर एक बनेगा किसको। ये 2 क्वेश्चन सेंटेंसेस में बना के देखिएगा। अगर इनमें से कोई सा एक भी क्वेश्चन आपके सेंटेंस में बन पा रहा है तो उसमें इनका आने वाला आंसर ही ऑब्जेक्ट होगा। रितु कुक्स फूड, रितु खाना पकाती है। अब सेंटेंस आपके दिमाग में आया होगा, रितु क्या पकाती है, या फिर हाँ, रितु क्या पकाती है। ठीक है, रितु कुक्स फूड, ये तो मेन वर्ब थी इसमें भी, और इसमें ये मेन वर्ब है। रितु क्या पकाती है, तो फूड पकाती है, इसलिए ऑब्जेक्ट फूड हो गया। ठीक है। निखिल टीचेस इंग्लिश, निखिल क्या पढ़ाता है, निखिल क्या पढ़ाता है, निखिल टीचेस पढ़ाता है क्या, इंग्लिश, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ये मेन वर्ब है, क्या करता है, पढ़ाता है, इसलिए मेन वर्ब है। निखिल टीचेस यू, सेंटेंसेस देखने में सेम है, लेकिन सेंटेंसेस में थोड़ी थोड़ी सी अलग चीज है, वो कैसे है देखिएगा। निखिल यहाँ पर था, निखिल क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, सब्जेक्ट का नाम मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर निखिल किसको पढ़ाता है,
इस सेंटेंसेस में ये नहीं आया कि निखिल क्या पढ़ाता है, इस सेंटेंसेस में क्वेश्चन आया है निखिल किसको पढ़ाता है। आप खुद ही क्वेश्चन बनाकर देखिएगा क्या बनता है या फिर किसको बनता है, ठीक है। टीचर्स आपकी मेन वर्ब है, यू आपको ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। इसमें किसको सेंटेंस बना, इसमें क्या सेंटेंस बना, क्वेश्चन बना था सेंटेंसेस में। और रितु कुक्स फूड, इसमें क्या बना था, ठीक है, उसमें किसको बना था, ठीक है। ही डज नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, वह कुछ भी गलत नहीं करता है। इस सेंटेंस में ढूंढने का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ही, वह, डज नॉट नहीं करता है, क्या, कुछ भी गलत। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आप सोचेंगे कि डस भी आ गया है और डू भी आ गया है, मतलब प्लुरल हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, ये सिंगुलर है, और ये प्लुरल मेन हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है, ठीक है। देखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। ही डज नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। अब सेंटेंस आपके दिमाग में अगर ये बैठ गया है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा, वह क्या नहीं करता है या फिर क्या करता है। अगर इसमें नोट है तो आया होगा क्या नहीं करता है, वह गलत काम नहीं करता है, रॉन्ग नहीं करता है, तो ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट स्टील योर मोबाइल, स्टील का मतलब होता है चुराना, इसे नोट कर लीजिएगा, चुराना। आई, मैंने नहीं चुराया, नहीं चुराया क्या, मोबाइल। सेंटेंस में क्वेश्चन क्या बना, क्या नहीं चुराया, इसमें भी क्या ही बना था। मैं ही लिख रहा हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन में कौन सा, इस सेंटेंस में कौन सा क्वेश्चन हमने बनाया था, इसमें कौन सा। इस चीज से आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दिमाग में बैठेगा, जब आप इनको रिवाइज करने बैठेंगे तो आपको बार बार कॉपी खोलकर पीछे नहीं देखने की आवश्यकता होगी। आप इनको देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया है, और सारा आपका जो भी आपने लिखा है वो सारा आपके दिमाग में वापस से आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बना था, इसमें देखते हैं। शी डज नॉट वॉन्ट टू सिंग, वह क्या नहीं करना चाहती है, वह गाना नहीं चाहती है। सिंग का मतलब होता है गाना, सॉन्ग नहीं, सॉन्ग गाना होता है, और ये सिंग वर्ब है, गाना गाना, ठीक है, ठीक है। शी डज नॉट वांट टू सिंग, लेकिन यहां वर्ब का काम नहीं कर रही है, क्यों, टू प्रेपोजिशन लगी हुई है, और जब प्रेपोजिशन लगेगी उसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। ये आपको याद है या नहीं, सोचेगा, ठीक है। गया, वेंट टू गया, ये बहुत ही पुराना सेंटेंस है, बचपन का सेंटेंस है। गया गया गया, अब इसकी इंग्लिश है गया वेंट टू गया। कुछ टीचर, एक या दो टीचर ऐसे होते हैं जो इसको क्वेश्चन को गलत बताते हैं, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है, इस सेंटेंस में कोई भी करेक्शन नहीं है, ठीक है। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। इस सेंटेंस में बताइएगा, गया किसी का नाम है, गया नाउन है, किसी आदमी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। वेंट टू ये मेन वर्ब है, टू, अगर टू आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, तो कुछ भी मत देखिएगा ये, ठीक है भाई। अब नाइन्थ सेंटेंस हम देखते हैं, एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, हर एक बंदा, प्रत्येक बंदा, ठीक है। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स का मतलब होता है चाहना, मतलब कोई क्या चाहता है, ठीक है। लव प्यार, हर कोई प्रेम चाहता है, हर कोई प्यार चाहता है, तो ये क्या होगा, सेंटेंस में क्वेश्चन क्या बना, हर कोई क्या चाहता है, तो प्रेम चाहता है, तो प्रेम। लव हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। पेरेंट्स माता पिता, डिजर्व लव, देखिएगा इस सेंटेंस का मतलब है माता पिता प्यार चाहते हैं, प्यार डिजर्व करते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में क्वेश्चन क्या बना, क्या डिजर्व करते हैं, पेरेंट्स क्या डिजर्व करते हैं, तो पेरेंट्स लव डिजर्व करते हैं, प्यार डिजर्व करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और डिजर्व मतलब डिजर्व करते हैं, उसके लायक हैं, ये मेन वर्ब हो जाएगी। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला, उन्होंने क्रिकेट खेला। अब इस सेंटेंस की हिंदी अगर आपको समझ में आ गई है, उन्होंने क्रिकेट खेला, तो क्वेश्चन लाइएगा, उन्होंने क्या खेला, उन्होंने
क्रिकेट खेला, प्लेड एक मेन वर्ब है, इसका मतलब है खेलना, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसा कि सेंटेंस में क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में आया क्या का, इसमें क्या का आंसर आया इस सेंटेंस में, रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। देखिएगा इस सेंटेंस में ये जो ब्रोक इनटू है, इसका मतलब है इलीगल तरीके से किसी के घर में घुसना। इसको हम घुसपैठ भी बोल देते हैं। ये पता नहीं हिंदी में सही लिखा है या नहीं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, जो चोर है, लुटेरे हैं, इसका मतलब है लुटेरे। रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, जो लुटेरे हैं वो मेरे घर में घुस गए। अब सोचेगा इस सेंटेंस में क्या क्वेश्चन बनेगा, रोबर्स लुटेरे कहाँ घुसे मेरे घर में, इसलिए मेरा घर जो ये है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेंटेंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंसेस भी दूंगा, आप उन सभी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है भाई। अब देख आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सभी चीजों को पढ़ लिया है, बस बचा हुआ है हमारा अभी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, हमको सिर्फ अभी ये चीज देखनी है। हमने वर्ब भी पढ़ा है, ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत हमने एडजेक्टिव के बारे में भी जाना, नाउन प्रोनाउन के बारे में भी जाना। मैंने आपको मेन वर्ब में दो तीन चीजें लिखवाई थी, जैसे जिरन, पार्टिसिपल, और एक था आपका इन्फिनेटिव, और हमने जो उसमें लिखवाया था फाइनाइट में, वो था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इन दोनों चीजों के ऊपर एक एक वीडियो सेपरेट बनाई जाएगी। ये टॉपिक थोड़े थोड़े से हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आ सके। बाकी जो ओवरव्यू था हमने छोटा छोटा आपको बता दिया था। अभी हम जा रहे हैं सब्जेक्ट को पढ़ने। सब्जेक्ट को देखते हैं हम कि कैसे आप पहचान सकते हैं। मैंने बताया सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। मेरी बात को अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है भाई। अब कुछ जो टीचर्स होते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाना जो चाहते हैं, वो क्या करते हैं, जेरेंड भी होता है भाई और इन्फिनेटिव भी होता है। देखिएगा मैं आपको बताता हूं, ये जो जेरेंड अलग से लिखते हैं और इन्फिनेटिव, इनकी कोई भी नीड नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि इनकी नीड इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप जेरेंड लिखोगे ना और इन्फिनेटिव, ये दोनों नाउन ही है। समझिएगा मेरी बात को। जेरेंड मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अभी मैं इस चीज को प्रूव भी करूंगा। 2 प्लस V1, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको ये दोनों चीज बताई थी। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप खुद बताइएगा, खुद सोचेगा कि इस सेंटेंस में जो मैंने लिखा है ये नाउन है या नहीं है। देखिएगा डांसिंग इज एन आर्ट। मैंने ये जो डांसिंग लिखा है, ये जो डांसिंग मैंने लिखा है, ये एक जेरेंड है। आपको पता है जेरेंड कैसे बनता है, डांस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी प्लस आईएनजी लगा हुआ है, और ये मैंने जेरेंड में बताया, ठीक है। ये जेरेंड हो गया, इस चीज से मैंने बताया आपको। इज एन आर्ट, अब क्या सेंटेंस में इज सब्जेक्ट है या नाउन है, एन सब्जेक्ट है या फिर नाउन है, या फिर आर्ट सब्जेक्ट है या फिर नाउन है। देखिएगा सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, या फिर जो काम को करता है, जो करता होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। अब इस चीज में एक एक्सेप्शन होता है, कुछ लोग बताते हैं कि वो भी होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, सेंटेंस में 70% जो सब्जेक्ट होता है वो उसके ऊपर काम नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा मतलब
अपने दिमाग में फिट कीजिएगा कि इस चीज में आप बहुत ज्यादा गलती कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इस सेंटेंस में डांसिंग के बारे में बात की गई है। डांसिंग इज एन आर्ट। मैं आपसे पूछता हूं, किस चीज के बारे में बात की गई? क्या आर्ट के बारे में बात की गई? आर्ट के बारे में आप बता रहे हो? नहीं। ना ही एन के बारे में बता रहे हो, ना ही इज के बारे में बता रहे हो, आप बता रहे हो डांसिंग के बारे में। डांसिंग क्या है? डांसिंग एक आर्ट है, और इसलिए एक नाउन, एक सब्जेक्ट है। पहले ये सब्जेक्ट है, देखिएगा, ये एक सब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको बताया डांसिंग के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए सब्जेक्ट है। और मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो ये एक नाउन ही होगा, ठीक है भाई। अब मैं आपको इन्फिनेटिव का एक एग्जांपल दे देता हूं। टू प्लस V1, टू डांस इज एन आर्ट। जो मैंने ये लिखा था या फिर ये लिखा था, वॉइस एक ही है। डांस करना, डांस करना, चाहे टू प्लस V1 हो या फिर ये जेरंड हो, V1 प्लस ING, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये टू है। वहां पर देखिएगा मैंने क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू ही लिखा है या नहीं है। और ये एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट समझते हैं कैसे है। टू डांस, डांस करना है एक आर्ट। डांस करना एक आर्ट है। किसके बारे में बात की गई है? डांस करने के बारे में। और इसलिए जिस चीज के बारे में बात की जाती है वही सब्जेक्ट होता है, इसलिए टू डांस सब्जेक्ट है। ये एक सब्जेक्ट है और साथ ही साथ ये एक इन्फिनेटिव भी है, ठीक है। अगर ये इन्फिनेटिव है, अगर ये इन्फिनेटिव है और ये सब्जेक्ट है, तो ये 110% नाउन होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन बार बार सेंटेंस में ना आ सके इसलिए यूज किए जाते हैं। मैंने हिंदी में बोला, प्रोनाउंस, प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की रिपीटिशन को बचाते हैं, रिपीटेड बार बार रिपीट होने से बचाते हैं नाउन को। कैसे? अब देखिएगा, राहुल इज अ नोटी नोटी बॉय, ठीक है। बट ही इज वाइज, बट ही इज वाइज। देखिएगा, इस सेंटेंस में मैंने सबसे पहले लिखा था राहुल, जो कि एक नाउन था, आपको पता है। फिर इस राहुल के नाम के कारण ही मैंने यहां पर ही लगाया, क्योंकि एक बॉय है, ठीक है, इसलिए ही लगाया। अगर एक गर्ल होती तो हर लगाते, आपको पता ही होगा इतनी सी बात। ही एक प्रोनाउन है। देखिएगा, प्रोनाउन मैंने क्यों लगाया? इस सेंटेंस को अगर आप प्रोनाउन के बगैर देखें, राहुल इज अ नोटी बॉय बट राहुल इज वाइज, सेंटेंस सुनने में तो थोड़ा सा अटपटा लग ही रहा है। साथ साथ नाउन का बार बार रिपीट होना थोड़ा सही नहीं लगता है और रेलेवेंट नहीं लगता है, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन को बार बार आने से रोकने के लिए, ठीक है। ट्राई कीजिएगा कि प्रोनाउन को यूज के बार बार नाउन की यूज करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो प्रोनाउन का कोई भी यूज खत्म हो सकता है, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप उसमें ट्राई कीजिएगा कि प्रोनाउन के थ्रू सब्जेक्ट को पहचानना। मैं आपको बता देता हूं, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होगा, बस आप पहचानिएगा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बट ही डज नॉट वर्क हार्ड। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही डज नॉट वर्क वेरी हार्ड। इस सेंटेंस में आप समझ ही गए होंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिएगा, सब्जेक्ट ये है, कैसे है, एक प्रोनाउन भी है, और साथ ही साथ इसी के बारे में, ही के बारे में ही बात की गई है। कौन इंटेलिजेंट है? ही। बहुत इंटेलिजेंट कौन है? तो ही है। एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में बट, लेकिन, ही डज नॉट
डज की स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, DOES होती है, ना कि DOSE। ठीक है भाई। ही डज नॉट वर्क हार्ड, लेकिन वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, कठिन कार्य नहीं करता है। कौन नहीं कठिन कार्य करता है, किसके बारे में बात की गई है, तो ही के बारे में। यही आपका सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। प्रोनाउन में इतनी सी चीज है, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप सब्जेक्ट को पहचान ही चुके हो। कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो बात की जाए या फिर वो कोई काम कर रहा हो। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिएगा, ये जो चैनल स्टार्ट किया गया है, ये आप सभी के लिए ग्रामर बिल्कुल ही बेसिक से मैंने शुरू करवाई है। आपके साथ मिलकर मैं इस ग्रामर के कोर्स को खत्म करूंगा। और डाउट आपके मैक्सिमम आने चाहिए कि अगर आप ग्रामर को बिल्कुल यहीं से ही स्टार्ट कर रहे हैं जहां से मैंने पढ़ाना आपको शुरू किया है। डाउट बिल्कुल पूछेगा, कमेंट में पूछेगा, या फिर आप अगर नहीं कमेंट में पूछ रहे हैं, आपका डाउट थोड़ा बड़ा है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर लिंक चेक कीजिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा डाउट पूछने का। ठीक है भाई स्टूडेंट्स। और अगर कोई भी डाउट आपका भले ही टॉपिक से हो या फिर आउट ऑफ द टॉपिक हो, बिल्कुल पूछेगा, रिप्लाई आपको 110% मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जो बचा हुआ टॉपिक है आपका, मैंने बताया था मेन वर्ब का, मैं आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।